ऑनेस्टली मैं उनकी डेमो सुनकर हैरान तो था ही, लेकिन जब मैं उनसे मिला तो उनकी पर्सनालिटी की डेप्थ और नॉलेज ने मुझे वाकई सरप्राइज किया था। शुगा आज भी वैसे ही है। उनके अंदर वो एक यूनिक पर्सपेक्टिव या कहें कि जो एक शैडो साइड है वो मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगा कि टीम में ऐसे मेंबर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात थी कि योंगी अपनी नेगेटिव साइड से डील करना जानते थे। होप की बात करें तो प्रैक्टिस रूम के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स हैं जिनमें वो सिंसियरली प्रैक्टिस की एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आप एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिनके बारे में तो खैर वो खुद भी वर्ल्ड वाइड हैंडसम होने की बात करते हैं, पर मुझे भी लगा था कि वाह, कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है। एक कीप अप बैंड के मेंबर के तौर पर मुझे कन्विक्शन था वो एक अच्छे फैंडम तो बना ही लेंगे। जंकुक के केस में सच ये है कि शुरुआत में उन्हें खुद पर कॉन्फिडेंस बहुत कम था। इस वजह से वो अपने पोटेंशियल पूरा दिखा नहीं पाते थे, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग एश्योरेंस थी कि उनके अंदर बहुत कुछ बड़ा हिडन है, बस अभी रिवील नहीं हो रहा। वी के चार्म, उनके टैलेंट और फेस को लेकर भी मुझे शुरुआत से काफ़ी कॉन्फिडेंस था। 12 पन्ने लिखने के बाद मैंने अपने हथियार त्याग दिए हैं और ये वीडियो डालना था। वैसे भी 3 दिन डिले कर चुका हूँ अब ये वीडियो, तो आई एम सॉरी इफ वी स्क्रू अप, तो संभाल लेना आप। इस वीडियो में हार्वर्ड की स्टडी और आईवी लीग की केस स्टडी और बाकी सारे रिसोर्सेज का यूज़ हुआ था ताकि हम बीटीएस के एट्रीब्यूशन फैक्टर्स को एनालाइज कर सकें। मैं ज़्यादा नहीं खींचने वाला आप। कंटेंट फ्लाईव्हील उनका सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूशन फैक्टर्स था। अगर आप रेडिट के कमेंट्स या उनकी वीडियो के कमेंट्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा अधिकतर लोग हैं, इसे कई लोग रैबिट होल भी बुलाते हैं। तो हमारा पहला लेसन तो यही है कि हमें भी अपना रैबिट होल बनाना पड़ेगा। मे भी स्टार्टिंग में व्यूज़ नहीं आने वाले, बट आपको अपना रैबिट होल बनाना पड़ेगा। वो एंगेजिंग फैक्टर चाहिए। आपको याद है जैसे हम बचपन में पोकेमॉन देखते थे तो हमारी एक्साइटमेंट होती थी कि यार स्कूल से आऊँगा पोकेमॉन तो देखना ही है मुझे, ऐसी तैसी सब। वो 30 या 40 मिनट का एपिसोड मेरे ख्याल से छोटे होते थे, 12 या 15 मिनट के एपिसोड्स, और वो हमारे लिए बहुत, आई थिंक बहुत सेटिस्फाइंग होते थे। हमें बहुत डोपामाइन मिलता था उन चीज़ों से। हालांकि बेवकूफ़ी थी पोकेमॉन देखना, पर पोकेमॉन अपने आप में एक लेगेसी है, 40 साल हो चुके हैं उसे। और आई थिंक विल डू अ वीडियो ऑन पोकेमॉन, क्योंकि एक आईपी बनाना अपने आप में बहुत कमाल की बात है। बीटीएस खुद में एक बहुत शानदार आईपी है जिसे तकरीबन 4 साल लगे इस्टेब्लिश होने में और 3 साल शायद प्रैक्टिस के। शुरुआती दिनों में बिग हिट एक बहुत छोटी कंपनी थी और वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ट्रेडिशनल टीवी पर जाना। 방탄소년단이 들려준 तो यूट्यूब पर जाना शायद एक मजबूरी थी और एक कारण भी था अपनी यूजर्स तक डायरेक्टली पहुंचना। और आई थिंक एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन था जो बांग ने लिया था उस टाइम, ताकि वो बीटीएस को एक कमाल के फैन बेस में तब्दील कर पाए। और ये उन्होंने किया भी। उन्होंने मेक श्योर किया कि बीटीएस ऑथेंटिक रहे और एनालिटिक्स के हिसाब से चले। और बिग हिट कमेंट्स और कंट्रीब्यूशन पे बहुत ध्यान देती थी, कोलैबोरेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी। सो सबसे ज़रूरी एट्रीब्यूशन फैक्टर है एक रैबिट होल बनाना, एक कंटेंट फ्लाईव्हील बनाना जो एक रैबिट होल जैसा हो। लोग उसमें आए और घुसते चले जाए, वहाँ से निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता मत दीजिए। एक रैबिट होल ही बीटीएस के लिए सबसे ज़रूरी बन गया। उनके फैंस ने उन्हें डिस्कवर किया और वो उस रैबिट होल में घुसते चले गए। बीटीएस की फैंडम का राज उनके कंटेंट फ्लाईव्हील में ही है। बांग ने बिग हिट को 3 ज़रूरी सवाल पूछे। एक आइडल क्या होता है, उनके फैंस कौन हैं, और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और वो कौन से बिजनेस में है। बिग हिट एक फार्मूला ढूंढना चाहती थी जिससे वो मार्केट क्रैक कर पाए
और पता कर पाए कि उन्हें एक्चुअली करना क्या है। उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन नील किया और हर वो चीज़ लेवरेज की जिससे वो बीटीएस को कुछ बना पाए। तो अब आपके लिए सवाल ये है कि आप कौन हैं या फिर आप क्या बनना चाहते हैं, आपके फैंस कौन हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। और तीसरा सवाल, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप किस बिजनेस में हैं। और जब आपको आपका फॉर्मूला मिल जाए तो शायद शायद आप अपना कंटेंट फ्लाई व्हील बना चुके होंगे। फिर सबसे ज़रूरी चीज़ पे आता है, बीटीएस की ट्रेडिशनल मार्केट से एक अलग विजुअल रिप्रेजेंट करना उनकी पहचान बन गया। उसने उन्हें और मेमोरेबल बना दिया। जब स्टीव जॉब्स के एप्पल के शुरुआती दिनों में थे, वो जूते नहीं पहनते थे, वो सिर्फ फल खाते थे और खाली पैर चलते थे। इस चीज़ ने उन्हें इतना मेमोरेबल बना दिया। हालांकि ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहेंगे और स्टीव के आसपास वाले लोग भी उन्हें नहीं चाहते थे, पर फिर भी स्टीव सबके लिए मेमोरेबल थे। बीटीएस का मेकअप लगाना, एक ट्रेडिशनल नॉर्म से अलग दिखना उनकी पहचान बन गया, जिसने उन्हें फैंस के बीच में और ज़्यादा लोकप्रिय बना दिया। तो ट्राई टू बी मेमोरेबल और कोशिश कीजिए कि लोग आपको भूल ना पाए। कुछ सोशल नॉर्म्स तोड़िए और शायद आप एक अनफॉरगेटेबल व्यक्ति बन जाए। आप हैं अनफॉरगेटेबल, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, रिलेटेबिलिटी के कारण बीटीएस बहुत ज़्यादा रिलेटेबल फील हुए लोगों को। लोग उन्हें फील कर पाते थे, और फील कर पाते थे से मेरा मतलब है टीनेजर्स उनकी स्टार्टिंग मार्केट थी। क्योंकि ऑफ कोर्स, और टीनेजर्स में भी वो जो रेबल थे, वो जो सोशल नॉर्म्स नहीं मानते थे, वो जो कुछ अलग करना चाहते थे सोसाइटी से, वो थी बीटीएस की मार्केट। वो उनके लिए गाने बनाते थे। एक बहुत ही रेबल काइंड ऑफ सिचुएशन, हाँ वैसा ही कुछ। जो कुछ भी है, तो अपना नीश ढूंढिए। पर बीटीएस के केस में उनके नीश ने हाँ थोड़े बहुत सेल्स किए, पर शायद वो नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। आगे जाकर बीटीएस ने मेंटल हेल्थ, सेल्फ अवेयरनेस और लव योरसेल्फ जैसे कैंपेन्स किए, पर उन्होंने रिलेटेबिलिटी का फैक्टर रखा वहाँ पर। और रिलेटेबिलिटी का मतलब है कि देख देख मैं तेरे जैसा हूँ, नहीं है, ऐसा नहीं है। रिलेटेबिलिटी का फैक्टर है और मैं एक प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ और आपने भी वो प्रॉब्लम फेस किया। एक कॉमन पेन जिससे में बहुत दर्द होता है, वो रिलेटेबल होता है। और एक कॉमन एनिमी का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बीटीएस के केस में वो हेटर्स थे, तो बीटीएस ने जानबूझ के स्पेसिफाई किया ताकि आर्मी को उन्हें प्रोटेक्ट करने का एक कारण बन सके। बीटीएस ने एक बेस्ट फ्रेंड वॉइड फिल अप किया था आर्मी की लाइफ में, जो शायद मिसिंग था। और जब आप कमेंट्स देखते हैं तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ डाल भी दूंगा कुछ कमेंट्स जो शायद अनएक्सपेक्टेड थे। और आपको समझना पड़ेगा कम्युनिटी की पावर कितनी इम्पॉर्टेंट है। और बिग हिट भी ये बात जानती थी, इसलिए उन्होंने वी लाइफ एक्वायर किया और वीवर्स बनाया। और आज वीवर्स पे खुद ब्लैक पिंक तक है, तो वीवर्स खुद में एक मोनोपोली है। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या इसका मतलब है आप रोज़ एक वीडियो अपलोड करो, खाते जागते नहाते सोते बस कुछ भी डाल दो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। आपको बेस्ट पार्ट्स डालने हैं और कुछ भी नहीं डालना। आपको पहले तो फिगर आउट करना है कि वो देखना क्या चाहते हैं। शो देम मोर ऑफ। एंड आई थिंक इन इंडियन मीडिया या मिनी व्लॉगर्स जो इसकी कमाल की एग्जांपल है, उन्हें पता है लोगों को क्या देखना है। वो टाइटल भी वैसे डालते हैं और वो चलते भी हैं इसी वजह से। सो फिगर आउट लोग देखना क्या चाहते हैं
और सबसे आसान तरीका इसे फिगर आउट करने का है अपने कंपिटिटर्स को देखना, उनका क्या चीज़ चल रहा है, वो क्या बना रहा है, ये सबसे आसान रास्ता है। और वो घटिया क्या कर रहा है, फिगर दैट आउट, आपको कारण मिल जाएगा। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंसिस्टेंट रहिए, आप अपना कंटेंट फ्लाईव्हील, अपना रैबिट होल बनाते चलिए, अपने काम करते रहिए, दैट्स इम्पॉर्टेंट। अगर आप रुक गए तो आप मर जाएंगे। नंबर 4, एसोसिएशंस। एसोसिएशंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बिग हिट और बीटीएस ने बहुत अच्छी नेटवर्किंग की थी अवार्ड शोज़ में। वो बहुत आर्टिस्ट से मिलते थे और वो उनसे कनेक्ट भी करते थे जिनसे वो एडमायर करते थे। और सोशल मीडिया का भी उन्होंने बहुत लेवरेज किया था। चार्ली पुथ और जंगकुक का कोलैब भी ट्विटर की वजह से ही हुआ था। जंगकुक ने एक कवर डाला था वी डोंट टॉक एनीमोर का, जिसे चार्ली पुथ ने सुना और ट्वीट किया, आई लाइक दिस जंगकुक, जंगकुक की नाम की स्पेलिंग गलत लिखते हुए। और कोलैबोरेशंस आर सुपर इम्पोर्टेंट और आई थिंक बिग हिट ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था एसोसिएशंस में बीटीएस के। उन्होंने हर उस व्यक्ति को रीच आउट किया जिसके साथ बीटीएस का कोलैब होना इम्पोर्टेंट था। और आप एक पैटर्न नोटिस करेंगे, जिनके साथ भी उन्होंने कोलैब किया तब उन्होंने किसी ने एल्बम निकाला था, वो आर्टिस्ट ट्रेंड कर रहा था, और उस आर्टिस्ट के साथ कोलैब करने से बीटीएस की फ़ैन फॉलोइंग, रीच दोनों इंक्रीज़ हुई थी। और पांचवा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंगेजमेंट। बीटीएस ने एक बीटीएस यूनिवर्स का कंसेप्ट निकाला। बिग हिट ने बीटीएस यूनिवर्स का कंसेप्ट इसलिए निकाला था ताकि लोग एंगेज कर पाए, एक स्टोरी क्रिएट कर पाए म्यूज़िक वीडियोस में। और उस स्टोरी क्रिएट करने की वजह से चीज़ें ऐसी हुई कि आर्मी थ्योरीज बनाने लगी कि अच्छा इस वीडियो में ऐसा हुआ था, ये इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और आगे जाके बीटीएस यूनिवर्स को उन्होंने वेबटून्स में कन्वर्ट कर दिया और अलग अलग मल्टीवर्स की थ्योरीज बनने लगी कि अच्छा इस मल्टीवर्स में ऐसा होगा, इस यूनिवर्स में ऐसा होगा। और आई थिंक इसने आर्मी को और हुक्ड कर दिया। और फिर आगे जाके उन्होंने गेम्स भी बनाए बीटीएस यूनिवर्स पे। सो आई थिंक वो इम्पोर्टेंट है। और अभी आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है लाइव इवेंट्स पे। बीटीएस ने बहुत सारे फ़ैन मीटअप्स किए थे लाइव, सो आई थिंक दैट्स गुड, यू गेट टू नो पीपल। असल में इंसान उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा करता है जो आप छू सकते हो, जो आप टच कर सकते हो। और व्यूवर्स का रेवेन्यू मॉडल सेल्स हम ईयर ऑन ईयर दिखते हैं इस वीडियो में, बट आई थिंक मैं आपको आज वो दिखा नहीं पाऊँगा, आज टाइम बहुत कम है मेरे पास। ओह बट द गुड थिंग इज़ गाइस, हम एक और वीडियो प्लान किया है जिसमें हम ब्लैक पिंक, JYP, BTS सबको एनालाइज करेंगे, उनके सेल्स, उनका बिजनेस मॉडल, वो कौन चला कौन नहीं चला, क्या एक्सपेरिमेंट्स चले क्या एक्सपेरिमेंट्स नहीं चले, वो सब कुछ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म्स है, जाइए फिल आउट योर डिटेल्स। और अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो वो आपको इनबॉक्स में मिल जाएगी। और उसका प्राइस 999 है, बिकॉज़ रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगी है। और अगर आप नहीं खरीदते तो फिर भी आई थिंक हमने मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूशन फैक्टर्स कवर कर लिए। आप ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीज़ों को, चीज़ें सिंपल ही बेहतर है, और सिंपल थी एक्चुअली। सो विल रिवाइज देम अगेन। नंबर 1 इज़ कंटेंट फ्लाईव्हील, अपना रैबिट होल बनाइए और 3 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। हु डू आई वांट टू बी, मैं कौन हूँ। और नंबर 2, मेरे फैंस कौन है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 3, मैं किस बिजनेस में हूँ, और अपना फॉर्मूला ढूंढिए। और नंबर 2 एट्रीब्यूशन फैक्टर इज़ रिलेटिबिलिटी। तो अपने कॉमन पेन्स आइडेंटिफाई कीजिए, उस वेन डायग्राम में देखिए आपके इंटरसेक्शन कहाँ हो रहे हैं, आपके फैंस से, आपके यूज़र्स से। टेलर स्विफ्ट
एक बिलियनर है, पर फिर भी टेलर स्विफ्ट लोगों को रिलेटेबल लगती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ से गुज़र रहे हैं या फिर आपने वो देख लिया। आपको स्मार्ट एग्जीक्यूशन का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपना स्मार्ट एग्जीक्यूशन प्रेडिक्ट कीजिए ताकि आप वो रिलेटेबिलिटी का कोड क्रैक कर पाए। और नंबर 3 है कंसिस्टेंसी और कम्युनिटी। तो कंसिस्टेंट रहिए, अपनी काम करते रहिए, डिसिप्लिन रहिए, दैट्स इट। और एनालिटिक्स ट्रैक कीजिए। कोकोमेलन अपना सेकंड सेकंड का एनालिटिक्स ट्रैक करता है। मिस्टर बीस्ट अपनी यूट्यूब, मिस्टर बीस्ट का एक प्रोडक्शन मैनुअल है, आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए अगर आपके पास टाइम हो तो। नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देंगे। मिस्टर बीस्ट के प्रोडक्शन मैनुअल में लिखा था कि डोंट टेक अ नो फॉर एन आंसर। अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, फिगर दैट आउट, है ना। और अगर उनके दोस्त कुछ बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि क्रू उन्हें रोके ना, उन्हें वो चीज़ करने दी जाए। वो एक ऑथेंटिक मोमेंट होता है। सो फिगर दैट आउट, अपने वो मोमेंट्स शूट कर लीजिए। आप तो अकेले हैं तो आई थिंक यू कैन एग्जीक्यूट फास्टर। इवन आई कैन एग्जीक्यूट फास्टर। आई वॉज काइंड ऑफ लेजी टू अपलोड दिस वीडियो। एक्चुअली मैं थोड़ा तो आलसी हूँ क्योंकि मैं अब फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, एडिट कर दिया मैंने। एक्चुअली मैं परफेक्शन चाहता था, मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी और बहुत चीज़ें की, पर स्क्रिप्ट इंग्लिश में थी, पर वीडियो हिंदी में डालना था फॉर अ रीज़न, क्योंकि एक मार्केट रीच करनी थी। पर ठीक है, लेट्स सी। एक एमवीपी है, किसने देखा देखा, किसने नहीं देखा नहीं देखा, कोई सीन नहीं है। और नंबर 4 था एसोसिएशंस। तो उन लोगों से एसोसिएट होने की कोशिश कीजिए जिस टाइप का फैंडम आपको चाहिए, है ना। और मेक श्योर कि वो ट्रेंड कर रहे हो, है ना भी कर रहे हो तो भी वो बड़े लोग हों, कुछ कर रखा हो जीवन में। और नंबर 5, एंगेजमेंट। अपने लोगों से एंगेज कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ उन्हें कोलैबोरेशन फील करा पाए, जैसे बीटीएस ने बीटीएस यूनिवर्स किया बनाया था। और आई थिंक आप तो फिर भी, आपका तो फिर भी बिजनेस है या आपके ब्रांड्स हैं या आप T2C फाउंडर हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, फिर आप करने वाले हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी कोलैबोरेट कराने के लिए। बीटीएस के तो फिर भी गाने बनाने थे और उन्होंने ढूंढ लिया। और आई थिंक बी क्रिएटिव, हाफ फन इज़ द लास्ट थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम देम। तो ये थे 5 एट्रीब्यूशन फैक्टर्स। हम और डेप्थ पे जाएंगे सेल्स और रेवेन्यू मॉडल में, ओह, पर इस वीडियो में नहीं। तो जाइए गूगल फॉर्म्स में अपनी डिटेल्स डालिए, आपकी इनबॉक्स में वीडियो आ जाएगी और प्राइस है 999। क्योंकि मैं, इसका रियल रीज़न क्योंकि मैं आलसी हूँ और शायद मैं देखना चाहता हूँ कि कोई इंटरेस्टेड है भी या नहीं, कोई पैसे देगा भी या नहीं। MVP है ना, तो फिगर दैट आउट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। इफ़ यू कैन हाइप दिस वीडियो अप, प्लीज़ डू दैट। अगर आपको नहीं करना तो भी कोई बात नहीं है, आप लाइक करना चाहते हो तो आप लाइक कर दो, और सब्सक्राइब मत ही करना या कर देना, आपके ऊपर है। दैट्स इट, थैंक्स गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय।